विदाउट प्लैनेट्स प्रेडिक्शंस करना, ये मैं समझना भी चाहूँगा क्योंकि ईजी नहीं होगा आई एम श्योर, एंड बहुत नई चीज़ है, मैंने पहले कभी इसके बारे में सुना भी नहीं था, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। तो इसके बेसिक्स से ही शुरू करते हैं कि होता क्या है और क्यों होता है। ओके, सो जो ज्योतिष है ना वो 12-9-12 का खेल है, और 27 और ऐड हो जाते हैं जो नक्षत्र होते हैं। 12-9-12 क्या है? 12 हमारी राशियाँ होती हैं, 9 हमारे ग्रह जिन्हें हम प्लेनेट बोलते हैं, और 12 हमारे हाउसेज होते हैं। अभी हम अगर ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं तो 9 ग्रहों को भी हम छुट्टी पे भेज देंगे, तो आपके पास क्या बचा? 12 हाउसेज बचे और 12 राशियां बची। सो इन्हीं दोनों को लेकर मुझे आपके बारे में कुछ बताना है, प्रेडिक्शन करनी है। अब हाउसेज जो हैं इनके बारे में अभी हम एक बार रिपीट भी कर देंगे, जो बिल्कुल नए उनको समझ में आ जाएगा। ये फिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर स्क्रीन पर यहाँ पे देखोगे वहाँ पे, सो ये वाला जो हाउस है आपका, ये हमेशा फर्स्ट हाउस रहेगा। ये आपका कुंडली हो, मेरा कुंडली हो, हम सबका फर्स्ट हाउस यही है। और कुंडली हमेशा एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीज होती है। तो अगर ये फर्स्ट हाउस है तो ये सेकंड हाउस हो जाएगा, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9th, 10th, 11th एंड 12th। इस तरह से ये पूरे 12 हाउसेज हमारे हो गए। ये फिक्स हाउसेज हैं, ये मूव नहीं करेंगे। अभी गलती क्या करता है आदमी, उसको लगता है कि मेरी कुंडली में तो यहाँ पे नंबर 7 लिखा हुआ है, हाँ, तो ये तो 7वां हाउस होना चाहिए। हाँ, ये मेरे साथ भी होता है जब मैं कुंडली देखता हूँ। क्योंकि जब ज्योतिष बना तो जो चीज़ फिक्स हो गई उसे बार बार लिखने की क्या जरूरत है? वो तो फिक्स है, पता ही है, ठीक है। जैसे आप जिस शहर में लिखते हो हर जगह उस शहर का नाम नहीं लिखा होता है, ठीक है, क्योंकि पता है कि हम कहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें मूव कर रही हैं उनको नंबरिंग करना ज़रूरी है। तो राशियाँ मूव करती हैं, दैट इज़ वाई आपको देखोगे, जैसे ये आपका चार्ट मैंने यहाँ पे खोला भी है, आपका ये फर्स्ट हाउस में क्या लिखा है, कौन सा नंबर? 2। तो ये हम कहेंगे कि जयेश का फर्स्ट हाउस तो ये था, हाँ, 2 नंबर ये 2 नंबर राशि का है। मतलब जैसे हम जितने भी नंबर यहाँ देख रहे हैं, हाँ, 1, 3, 4, 6, 5, ये सारे नंबर राशियों के नंबर हैं। ओके, 12 राशियां होती हैं, तो हाँ, 1 से लेकर 12 तक उनकी नंबरिंग कर दी गई। तो बेसिकली मेरे पहले घर में दूसरी राशि है। बिल्कुल सही बोला। okay. अभी दूसरी राशि के नाम नहीं मालूम होगा, हो सकता हाँ, है। तो यहाँ पे एक लिस्ट मैं बना दे रहा हूँ। okay. इसमें नंबर के हिसाब से राशियों का हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम, और उस राशि का लॉर्ड कौन है, ये लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। करेक्ट। राहु और केतु को किसी का लॉर्ड नहीं बनाया गया, इसलिए आपको यहाँ पे 7 सेलेस्टियल बॉडीज ही दिखाई देंगी। राहु और केतु क्योंकि एक शैडो प्लैनेट है, अधूरी बॉडी है, राइट, सो वो लॉर्डशिप नहीं रखते, मतलब प्रॉपर उनकी प्रॉपर्टी नहीं है कहीं पर वो किराएदार या फिर जिसे हम को लॉर्ड कहते हैं, वो हैं 2 राशियों के। जैसे राहु को माना जाता है वो कुंभ राशि का को लॉर्ड है, ठीक है। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो राहु का जन्म कैसे हुआ था, ये स्टोरी हम सुनते हैं कि एक स्वारभानु नाम का राक्षस था, जब अमृत आया तो उसे अमृत पीना था, तो वो क्या किया, उसने देवताओं की लाइन में वो बैठ गया। फिर सारा सूर्य और चंद्रमा खड़े हो गए, उन्होंने बताया कि तो राक्षस है। फिर भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार ने गला काट दिया, तो जो हेड था वो राहु बना और जो धड़ था वो केतु बना। अब ये जो राहु है, ये सारे थॉट दिमाग में इसके आए कि मुझे वो अमृत चाहिए। वो अमृत कुंभ में था, ठीक है, कुंभ मतलब मटका होता है, ठीक है। दैट इज़ वाई इसको उसी का लॉर्ड बना दिया गया, को लॉर्ड, कि तुम इसी के पीछे भाग रहे थे ना, तुम इसी के को लॉर्ड बन जाओगे। और केतु को स्कॉर्पियो का बना दिया गया। तो इतनी बातें हमें याद रखनी है ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन के लिए कि 12 राशियां होती हैं, हर राशि का एक नाम है जो कि नंबर से फिक्स है। जैसे 6 नंबर कन्या के लिए फिक्स है, 7 नंबर तुला के लिए फिक्स है, 11 नंबर कुंभ राशि के लिए फिक्स है। वो लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हाउस भी फिक्स हो गए, अब सब फिक्स हो गया, ठीक। अब हो सकता है कि आपके चार्ट में राशियां मूव, जैसे जयेश के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है, मेरे फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है, किसी और के में 8 नंबर लिखा होगा। फर्स्ट हाउस क्या है, फिर से एक बार बता दे, ये फर्स्ट हाउस है आपका, राइट। अब यहाँ पे अगर 2 लिखा है तो सेकंड हाउस में 3 लिखेगा, थर्ड हाउस में 4 लिखा है, तो सारी गिनती जो है वो एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीज हो रही है। ओके, ठीक। अब अगर मैं पूछूं कौन सा हाउस है आपका, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट, 7th हाउस। 7th हाउस में राशि कौन सी है, ये 5वीं राशि है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, नहीं 8वीं है, 8 नंबर की राशि है, ठीक है। तो बस इतना ही ध्यान जानना। हाँ, इसमें जैसे वहां पे एक और नंबर लिखा है, वो क्या होता है जो 5 लिखा हुआ था? ओके, सो ये क्या है कि ये आपकी 8वीं राशि है, हाँ, यानी कि स्कॉर्पियो आपके 7th हाउस में है। मरकुरी भी बैठा है यहाँ पर, ये प्लेनेट हो गया। और यहाँ पे जो लिखा है ये डिग्री है इस प्लेनेट की। ओके, मतलब किस डिग्री पे वो वहां बैठा है, प्लेनेट की डिग्री होती, इसको इस तरह से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कमरा एक राशि है, ठीक है। अब इस कमरे को यहाँ से मैं एंटर कर सकता हूँ, वहाँ से एग्जिट करूँगा। एंटर करने से एग्जिट करने के लिए मेरे पास सिर्फ 30 कदम है। चाहूँ तो मैं धीरे धीरे चलूँ,
चाहूँ तो मैं फास्ट फास्ट चलूँ। जैसे शनि अपने 30 कदम धीरे धीरे चलता है, वो 2.5 साल लगाता है इस कमरे से उस कमरे जाने में। वहीं पे जो सन है, सूर्य है, वो 1 महीने में चला जाता है, और जो चंद्रमा है वो 2.25 दिन में चला जाएगा। तो कदम तो 30 ही चलने हैं, पर स्लो या फास्ट वो प्लेनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो जब आपका जन्म हुआ तो मरकुरी एंटर किया कमरे में, 1 2 3 4 5 कदम रखे थे, आप प्रकट हो गए। तो उसको कहा गया कि मरकुरी आपकी कुंडली में 5 डिग्री का है। अच्छा, ओके, ठीक। बाकी देखिए, जब आप जन्म लिया तो सूर्य की डिग्री देखिए कितनी थी, 21 डिग्री। इन डिग्री से भी प्रिडिक्शंस होती है। नक्षत्रों में बहुत यूज आता है कि सूर्य किस नक्षत्र में बैठा। अच्छा। ये सारी प्रिडिक्शन करने में डिग्री का बहुत काम आता है। ओके, सो अभी आज की वैसे हमारे पॉडकास्ट में डिग्री का इतना यूज़ नहीं है। आज हम बिना प्लेनेट के प्रिडिक्शन करेंगे। सो आपके मन में एक सवाल आ सकता है जयेश, कि बिना प्लेनेट के प्रिडिक्शन हो रही है तो प्लेनेट तो ज़रूरी नहीं है क्या, ऐसा है क्या? आंसर इज़ नो, प्लेनेट ज़रूरी हैं। यहाँ पर हम अभ्यास कर रहे हैं बिना प्लेनेट के भी कितनी एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजी है, सिर्फ राशियों का यूज़ करके हम आपके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आज मैं बताऊँगा इसी पॉडकास्ट में, और लोग कमेंट करके कहेंगे कि हाँ। पर बिना प्लैनेट के एक्यूरेसी कैसे हम कर सकते? मैं नहीं कह सकता कि 100% एक्यूरेट होगा, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत बातों से आप रिलेट करोगे। एक जनरल पर्सपेक्टिव दे देगा। एक जनरल पर्सपेक्टिव आपका दे दे। जैसे आपकी राशि आपके बारे में बताती है ना, ऐसे तो हम 12 राशियों का यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब आपके बारे में ही बता रहे हैं, और वो होगा आपकी लाइफ में। वो आपके कमेंट सेक्शन में आप देखना, कई लोग रिलेट करेंगे। बट प्लेनेट का इन्फ्लुएंस नहीं है ये कहना गलत होगा। कुछ चीज़ों से लोग रिलेट नहीं भी करेंगे, मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि उनका प्लेनेट उस नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव कर रहा होगा। करेक्ट, ठीक है, या पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिव कर रहा होगा। तो इतना भी हमें अंडरस्टैंडिंग लेकर चलना है। बट बहुत मज़ेदार है, बहुत सिंपल है, सीखना बहुत आसान है। तो आज जो भी व्यूअर इसको देखेंगे उन्हें मज़ा बहुत आने वाला है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि हाउस क्या होता है और राशि क्या होती है। ठीक है, अभी हमको ये समझना पड़ेगा कि हर हाउस का एट्रीब्यूट क्या है। ठीक है, एट्रीब्यूट मतलब कि आपकी लाइफ में बहुत सारे आयाम हैं। हेल्थ भी है, वाइफ भी है, बिजनेस भी है, एंड आपका मेंटल स्टेट भी है। तो बहुत सारे आयाम, भाई बहन है, माता पिता हैं, दादा दादी हैं। सो हर हाउस कुछ सिग्निफिकेंस रिप्रेजेंट करता है। कौन सा हाउस किस चीज़ को गवर्न करता है? करेक्ट, ये कह सकते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस आपका जो है, फर्स्ट हाउस आप खुद हो, आपकी पर्सनालिटी है, आपकी हेल्थ है, ये सब कुछ फर्स्ट हाउस है। सेकंड हाउस आपका मनी, आपका फैमिली, आपका वाणी। ठीक है, थर्ड हाउस जो है, थर्ड हाउस आपके सिबलिंग का है, आपके भाई बहनों का, छोटी छोटी यात्राएं जो आप करते हो उनका है, मार्केटिंग का भी यही है। और थर्ड हाउस आप देखोगे तो ये हार्डवर्क का हाउस भी बोला गया, इसलिए इसे बड़ा अच्छा नहीं मानते। मेहनत खूब कराता है ना ये। ठीक है, फोर्थ हाउस में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जितने के पीछे आप भागते हो, मदर, ठीक है, प्रॉपर्टी, व्हीकल, लग्जरी, कंफर्ट, ये सब कुछ फोर्थ हाउस में है। सो अभी आपको अगर कुछ देखना है कि मेरी प्रॉपर्टी के साथ क्या होगा, मेरी माता के साथ क्या होगा, तो कौन सा हाउस देखेंगे? फोर्थ हाउस देखेंगे। इसी तरह से जो फिफ्थ हाउस है, ये आपके संतान का, आपके हैप्पीनेस का, आपकी हॉबीज़ का, आपके पुराने जन्म के जो कर्म हैं उनका, और साथ ही साथ आपके एजुकेशन का, ये हाउस होता है। तो अगर आपको अपने बच्चों के बारे में देखना है, होंगे नहीं होंगे, 1 होंगे 10 होंगे, या 1 दर्जन का आंकड़ा मैं छूंगा, उसके लिए फिफ्थ हाउस देखना पड़ेगा। इसी तरह से सिक्स्थ हाउस आ गया। अब इसे भी अच्छा नहीं मानते, क्योंकि इसमें बीमारियां हैं। आपको कौन सी बीमारी होगी, आपको ऊपर कितना कर्ज चढ़ेगा, आपके शत्रु कितने होंगे, कोर्ट केस कितना करोगे, वो सब कुछ है। अभी है ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक, इसलिए जॉब को भी इसी में रख दिया गया। ठीक है, तो सिक्स्थ हाउस में आपकी जॉब भी देखी जाती है कि आपकी जॉब टिकेगी। अब जैसे यहाँ शनि बैठता है तो जॉब यूजुअली बहुत बार चेंज होती है, चंद्रमा बैठता है तो बहुत बार चेंज होती है। अभी आपका जो 7th हाउस है, इसके पीछे दुनिया भाग रही है, जैसे आप भी भाग रहे हो पिछले 3 पॉडकास्ट से। ठीक है, कि क्या है? मैरिज। ठीक है, आपकी शादी का है आपका 7th हाउस। सो मैरिज पार्टनर भी, यानी लाइफ पार्टनर जिसे आप कहते हो, और बिजनेस पार्टनर भी, ये दोनों 7th हाउस से देखे जाते हैं। पार्टनर जो भी होगा वो यहाँ, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, 7th हाउस। इवन ये हाउस ये भी बताता है कि आपको कौन सा बिजनेस सूट करेगा। अच्छा, ठीक है, सो 7th हाउस का जो लॉर्ड है, जो बैठा है, जो एस्पेक्ट कर रहा है, उनको देख के बताया जा सकता है कि इस तरह के काम आपको सूट करते हैं। अभी 8th हाउस पे आ जाते हैं। 8th हाउस पे आप दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, ये सब कुछ यहाँ पर है। अब ये सब कुछ था तो ज्योतिष बनाने वालों ने ससुराल को भी इसी में बना दिया। ठीक है, तो आपके इन लॉज भी आपके दुख दर्द पीड़ा का कारण है। तो इन लॉज को भी, अब ये मैं फन वे में बोल रहा हूँ, दिल पे मत लेना, है ना। ठीक है, सो आपके इन लॉज भी, इनहेरिटेंस भी आपका इसी में आ जाता है। ठीक है, जो आपको प्रॉपर्टी, कुल मिला के जो पैसा कमाने में आपने मेहनत नहीं करी वो सारा 8th हाउस है। और जो पैसे कमाने में आप मेहनत करते हैं
वो सेकंड हाउस है, ठीक है, वहाँ पे सेकंड हाउस है। 8th हाउस ये हो गया। 8th हाउस में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं, जैसे ज्योतिष पूरा 8th हाउस का काम है। मतलब जितने भी रिसर्च वाले सब्जेक्ट होते हैं जिनमें बहुत वक्त लगता है, समय लगता है, या फिर आप कह दो गुप्त विद्याएं जितनी होती हैं, सब 8वें घर की हैं। तंत्र, काला जादू, साधना, ये सब 8वां घर है। तो 8th हाउस इज अ वेरी ब्लैक टाइप का थीम है इसका, कि यहाँ पे कुछ बहुत ऑकल्ट वाला, हाँ, अकल्ट वाला थीम है, यहाँ पे रहस्यमयी चीज़ें ज़्यादा हैं। और 9th हाउस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी पायस हाउस। ये भाग्य का घर है, ये पिता का घर है, ये गुरु का है, आपके टीचर हैं, आपकी जो हायर स्टडीज़ होती हैं उनका भी हाउस यही है। आपके जो, अगर आपका शादी हो गया तो आपके जो स्पाउस के सिबलिंग्स हैं, जैसे जिनको यूपी में तो साला साली बोलते हैं, ठीक है, वो आपके 9th हाउस में आते हैं, ठीक है। आपके 10th हाउस में आपकी मदर इन लॉ, स्पेशली मदर इन लॉ ने 10th हाउस लिया है, ठीक है। करियर, प्रोफेशन 10th हाउस है। आपकी औकात, आपकी हैसियत, वो भी 10th हाउस बताता है। 11th हाउस आपके इनकम, प्रॉफिट, गेन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, ये सब 11th हाउस है। और आपके चाचा, ताऊ, बुआ, इन रिश्तों के बारे में भी 11th हाउस बताता है। 12th हाउस आपकी मोक्ष है। अब मोक्ष थोड़ा सा ड्रामेटिक शब्द हो जाता है। 12th हाउस खर्च है। अच्छा, आप एक्सपेंड कितना करेंगे, कितना खर्च करेंगे। जिनका जुपिटर 12th में बैठता है खूब खर्चा करते हैं, ठीक है। जिनका राहु बैठ जाता है उनका भी खूब खर्चा होता है। राहु से याद आया कि 12th हाउस आपका विदेश जाने का भी है। 12th हाउस मृत्यु का भी बोला जाता है। तो अभी पुराने टाइम में क्या होता था कि लोग जब किसी स्पिरिचुअल यात्रा पे जाते थे तो अपने गांव वालों को बोल देते थे कि भैया लौटे ना लौटे अभी कुछ पता नहीं। जैसे केदारनाथ बहुत कठिन रास्ता होता था, अभी तो बहुत ज़्यादा सुगम हो गया, हेलीकॉप्टर चलने लग गए, सब कुछ हो गया है। तो उस टाइम पे लोग जब फॉरेन जाया करते थे तो गांव में बोल देते थे कि हम लौटे ना लौटे हमें नहीं पता, ठीक है। इसीलिए फॉरेन, मृत्यु के हाउस में ही विदेश भी रखा गया है। लेकिन आज कलयुग में सीन बदल गया है, इसीलिए जैसे जैसे समय बदलता है ना, ज्योतिष अपने आप को बदलता चला जाता है, ठीक अच्छा है? जैसे एक टाइम था एआई दूर दूर तक नहीं था, सन 2000 से पहले, ओके, एआई की कोई बात भी नहीं सुनता था। लेकिन आज एआई आ गया ना, तो अभी ज्योतिष ने उसको एडजस्ट कर लिया अपने हिसाब से कि एआई 8th हाउस की चीज़ है, क्योंकि वेरी डेप्थ, बहुत डेप्थ है, और मरकुरी इसे रिप्रेजेंट करेगा, ओके। सो इस तरह से ये चीज़ें अडेप्ट होती जाती हैं। इसे देश काल पात्र कहते हैं। जैसे देश बदलता है, समय बदलता है, और इंसान की फैमिली बदलती रहती है, तो ज्योतिष को, इसीलिए जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनको बहुत अडेप्टेबल बनना पड़ता है कि किस टाइम में क्या। अभी मैं 1980s में किसी को नहीं बोल सकता था कि आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन जाओ चैट जीपीटी के, ठीक है, राइट। पर आज सजेस्ट किया जा सकता है, ये करिए। इवन यूट्यूब भी एज अ करियर उस टाइम पे नहीं सजेस्ट। तो देश काल पात्र जैसे बदलता है वैसे ज्योतिष अपने आप को मॉडिफाई करता चला जाता है। यही ब्यूटी है सब्जेक्ट की कि ये ऑर्थोडॉक्स या पुराना नहीं रह गया है। जो चीज़ उस समय में एक राजयोग की तरह देखी जाती थी, आज के समय में वो चीज़ एक क्राइम है। जैसे उस समय क्या होता था, जब आपका सूर्य एग्जॉल्टेड होता था तो आप मल्टीपल स्पाउस रख सकते थे, ठीक है। आपके राजा टाइप के आदमी हो, कई सारी रानियां हैं आपकी, आज रख के दिखाओ, ठीक है। सो ये इस तरह से ज्योतिष बदलता है। तो जयेश, हमारा जो पॉइंट था कि आज हमें बिना प्लैनेट्स के प्रेडिक्शन करना सीखना है, सो उसके लिए ये पहला स्टेप था कि आपको हाउस पता होने चाहिए और हाउस के एट्रीब्यूट्स याद होने चाहिए। नहीं तो आप एक कॉपी पे लिख लीजिए, हम एक फोटो भी लगा देंगे, राइट। हाँ। तो इसमें अब जैसे इसमें तो हम प्लैनेट्स को यूज नहीं कर रहे, पर आपने इतने सारे ये जो 12 घर बताए, 12 हाउसेस बताए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा था जो सेकंड हाउस है वो आपका करियर वाला है, नहीं, मनी वाला है। तो अगर उसमें कोई एक प्लैनेट आके बैठता है तो उसका नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है? यस, बिल्कुल होगा, ठीक है। प्लैनेट बैठा है ना, राजा साहब बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। अब जैसे सेकंड हाउस में किसी की चंद्रमा बैठता है तो वो सेविंग्स नहीं कर पाएगा। क्यों? अपने सेविंग्स अकाउंट में या फिर अपने जेब वॉलेट में पैसे नहीं बचा पाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का ये नेचर है। अच्छा, चंद्रमा का नेचर आप देखो, कभी भी चंद्रमा 2 दिन एक जैसा नहीं दिखता, हर दिन वो बदल जाता है। तो जब एक मूवमेंट का प्लैनेट, उसे पानी से रिप्रेजेंट किया गया कि फ्लो होता रहता है, वो रुकता नहीं है। तो अगर आपके मनी हाउस में वो बैठा है तो मनी हाउस के साथ फ्लो करेगा कि वो आएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ पैसा नहीं आएगा, जाएगा। और आप महीने के एंड में यही सोच रहे होगे कि पता नहीं कहाँ चला गया, ठीक है। सो ऐसे लोगों के लिए मैं बोलता हूँ कि अपना, आपका पैसा आपके पास नहीं रुकना है तो अपने पास रखो मत। अच्छा, ओके। आप अपने पैसे की एफडी करा दो, म्यूचुअल फंड्स में डाल दो, ठीक है, या किसी और को दे दो जिस पे भरोसा हो। तो जाना वो तब भी था, राइट, गया वो अभी भी, पर कुंडली का प्रॉमिस आपने अपने हिसाब से मोल्ड करके बना लिया। ये है ज्योतिष, ठीक है, कि कोई चीज़ बदलेगी नहीं, कुछ नहीं चेंज कर पाओगे, ठीक है। बस आप उसको अपने अकॉर्डिंग उसको कितना अच्छे से मैनेज कर सकते हो, यही है, ओके, यही बात है।